गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम या सिलेबस यहाँ डिस्कस किया जा रहा है इस वीडियो के थ्रू। बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र। नाम से ही पता चल रहा है कि पेपर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, विकास की प्रक्रिया के बारे में और सार्वजनिक अर्थशास्त्र यानी सरकार के वित्त के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सिलेबस को समझाना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके सामने एक खाका बन जाए, एक फ्रेम तैयार हो जाए कि उन्हें पेपर में क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स की सरलता के लिए, जैसा कि कोरोना काल है, पता नहीं कब कॉलेजेस शुरू होंगे, कब क्लासरूम में आप लोगों की पढ़ाई शुरू होगी, इसलिए वीडियो प्रक्रिया, ई कंटेंट और अदर सोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट्स की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ हम बच्चों के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ताकि उन्हें यह पता लग जाए कि पेपर में उन्हें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि आईटी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है। सेक्शन बी में आपको डेवलपमेंट या विकास के बारे में पढ़ना है और सेक्शन सी में आपको पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, सार्वजनिक वित्त या ये कहें सरकार किस प्रकार खर्चा करती है, किस प्रकार आय प्राप्त करती है और अगर सरकार को कर्जा लेना पड़ा तो सरकार कर्जा किस प्रकार लेती है, सरकार किस प्रकार कर्जा देती है, इन सब का अध्ययन हम सेक्शन सी में करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में आपको सबसे पहले यह पढ़ना है कि आखिरकार ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक कॉमन सी बात है कि जब कोई दो देश आपस में आयात और निर्यात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होना कहलाता है। आप जब पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है तो आप यह पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण क्या हैं, अवगुण क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कुछ अर्थशास्त्री सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं और क्यों कुछ अर्थशास्त्री उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है में करेंगे। बहुत ही बेसिक अध्ययन है। फिर हम यह अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ किस प्रकार मिलता है। जब कोई देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लग जाते हैं या आयात निर्यात करने लग जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार उस व्यापार से या आयात निर्यात से लाभ मिलता है। फिर हम यह अध्ययन करेंगे कि क्यों कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है, या ये हम कहें कि क्यों कोई देश अपने यहाँ से निर्यात करता है और अन्य देशों से आयात करता है। क्यों कोई देश सिर्फ अपने ही भूभाग में उत्पादन करके उससे उपभोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि दो देश या अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल क्यों होते हैं, इसको समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं, जिसमें एडम स्मिथ का सिद्धांत है, डेविड रिकॉर्डर का सिद्धांत है, जे.एस. मिल का सिद्धांत है, हैबरलर का सिद्धांत है और हेक्सचर-ओलिन का सिद्धांत है। हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत को कहीं कहीं एच.ओ. थ्योरी या एच.ओ. थ्योरी भी कहा जाता है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षण की नीति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन को लेकर। कुछ देश स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फेवर करते हैं, यानी कि विभिन्न देशों को आपस में आराम से आयात निर्यात करना चाहिए, उनके बीच कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कुछ देशों का मानना है कि आयात निर्यात नहीं करना चाहिए, उन्हें संरक्षणवादी नीति को अपनाना चाहिए। तो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षणवादी नीति क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी अध्ययन किया जाएगा कि विभिन्न देशों की मुद्राओं के आपसी मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं या विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। अन्य शब्दों में ये कहें, एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगी, भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। तो हम इस टॉपिक में यह अध्ययन करेंगे कि क्यों किस प्रकार 1 रुपये के बदले कुछ डॉलर के मूल्य निर्धारित होते हैं
या हम अध्ययन यह करेंगे कि $1 के बदले कितना रुपया आएगा या $1 के बदले कितना डॉलर आएगा, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है? इसका निर्धारण होता है विनिमय दर के द्वारा। इसके बाद हम यह अध्ययन करेंगे कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार का जो लेखा जोखा होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसे उस लेखे जोखे में विभिन्न मदों को लिखा जाता है। और सरल शब्दों में कहें तो जब दो देश आपस में आयात निर्यात करते हैं तो आयात किन किन वस्तुओं का किया गया, किन किन सेवाओं का किया गया, निर्यात किन किन वस्तुओं का किया गया, किन किन सेवाओं का किया गया, तो ये सब लेखा जोखा जिसमें लिखा जाता है उसे भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन कहा जाता है। वास्तव में भुगतान संतुलन एक व्यापक टर्म है। भुगतान संतुलन का एक भाग है व्यापार संतुलन, यानी कि भुगतान संतुलन में ही व्यापार संतुलन समाहित है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। इस सेक्शन के सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा या आपको पढ़ना होगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जैसा कि आप सबको पता है वैश्विक स्तर की एक आर्थिक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित और नियंत्रित करती है। लेकिन किनको नियमित और नियंत्रित करती है? जो इनके सदस्य हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी है डेवलपमेंट से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित। सेक्शन बी में आपको पढ़ना होगा कि आर्थिक विकास क्या होता है या आर्थिक वृद्धि क्या होती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों ही अलग अलग टर्म है। आर्थिक विकास को कैसे मापते हैं, क्यों कोई देश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्यों कोई देश बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है या बहुत ज़्यादा गरीब है, क्यों कोई देश सिर्फ विकासशील ही है, इन सब बातों का अध्ययन हम सेक्शन बी में करेंगे। सेक्शन बी में हम अध्ययन करेंगे कि संतुलित विकास और असंतुलित विकास मॉडल क्या है। कहने का मतलब ये है कि हर देश को विकसित होना है, उसे विकास चाहिए। तो विकास करने के दो तरीके हो सकते हैं, संतुलित प्रक्रिया द्वारा, असंतुलित प्रक्रिया द्वारा। ये संतुलित विकास प्रक्रिया, असंतुलित विकास प्रक्रिया क्या होती है, इसका व्यापक अध्ययन भी हम सेक्शन बी में करेंगे अपने इस पेपर में। इसके अलावा गरीबी और आय की असमानताएं क्यों होती है, इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं, उनका अध्ययन भी हम करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस सेक्शन में हम लुईस मॉडल, हैरड डोमर मॉडल और सोलो मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये क्या है? ये मॉडल बताते हैं कि किस तरीके से कोई देश आर्थिक विकास के मार्ग को अपना लेता है। आर्थिक विकास के मार्ग को अपनाने का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी जंगल में चल रहे हैं, तो जंगल में चल रहे हैं तो आप अविकसित हैं, आपको सड़क चाहिए। तो एक बार आपको सड़क मिल गई तो आप उस सड़क पर चलते जाएंगे, तो वो सड़क आर्थिक विकास है। तो यहाँ अध्ययन यह किया जाएगा कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जंगल में चलते हुए सड़क को पकड़ता है या किस प्रकार एक अविकसित देश कुछ प्रक्रियाओं को अपनाकर आर्थिक विकास के मार्ग पर चल पड़ता है। और जब एक बार आर्थिक विकास के मार्ग पर चल पड़ता है तो वो देश आगे से आगे डेवलप होता जाता है। इसके अलावा आर्थिक विकास के विभिन्न मापक हैं, जैसे फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है? इन विकास के मापकों में कई प्रकार के टर्म्स शामिल किए गए हैं। उन टर्म्स की वैल्यू के आधार पर और कुछ गणनाओं के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्या वो देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। विभिन्न मापक हैं, यहाँ हमने केवल 2 ही लिखे हैं, बहुत सारे जिनका अध्ययन भी हमको आगे करना है। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी बहुत ही सरल है और ये अधिकतर थ्योरेटिकल है, इसमें ग्राफ नहीं है। सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा ग्राफ हैं, बी में भी ग्राफ हो सकते हैं लेकिन यहाँ ग्राफ कम है। अब सेक्शन सी में क्या पढ़ना है? बहुत ही सरल है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँ कि यहाँ पे सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि सरकार किस प्रकार अपना खर्चा करने के लिए आय प्राप्त करती है, सरकार की आय के साधन कौन से हैं, जिसे हम कहेंगे सार्वजनिक आय। सरकार किस प्रकार अपने खर्चे करती है, उसे हम कहेंगे सार्वजनिक व्यय। सरकार के पास जब खर्चे करने के लिए पैसा कम पड़ता है तो सरकार ऋण भी लेती है, उधार भी लेती है, तो इसे हम कहेंगे सार्वजनिक व्यय। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋणों का अध्ययन करना है। और सार्वजनिक आय, व्यय और ऋण मिलाकर सब ये राजकोषीय नीति के ही भाग हैं।
और सरल शब्दों में कहें, सरकार आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाती है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है करारोपण। टैक्सेशन करती है, कर लगाती है। तो सरकार कौन कौन से कर लगाती है, किस किस प्रकार के कर के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, सरकार को करारोपण की नीति को अप्लाई करते वक्त, कर लगाते वक्त किस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार जनता की सुविधाओं को देखते हुए करारोपण करना चाहिए, ये सब हम इस सब में पढ़ेंगे। सरकार विभिन्न प्रकार के खर्चे करती है, जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन देती है, सरकार निर्माण कार्य करवाती है तब खर्चे करती है, सरकार बच्चों को पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, तो सरकार खर्चा करती है। तो सरकार किस प्रकार खर्चे करती है, सरकार को किस प्रकार खर्चे करने चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण, सरकार ऋण भी लेती है। कैसे ऋण लेती है? विदेशों से लेती है, विदेशी संस्थाओं से लेती है, राज्यों से लेती है, इवन सरकार नागरिकों से भी ऋण लेती है। तो उस ऋण प्रक्रिया का अध्ययन भी यहाँ किया जाएगा और कुल मिलाकर सरकार की राजकोषीय नीति का अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह आपके बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का ओवरऑल सारा सिलेबस है। इसमें आपका सारा सिलेबस आ गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू।